नमस्कार। मैं मनोज कुमार, प्रवक्ता इतिहास, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा चैप्टर है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। दोस्तों, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सांस्कृतिक परंपराओं में बदलाव होने के चलते कुछ ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, जिसके चलते ये हमें इतिहास के पाठ्यक्रम में पढ़ने को दिया गया है। तो आज हम देखेंगे कि वो परंपराओं में परिवर्तन आखिर क्या थे। तो हमारा मेन बात यही है कि आज हम क्या सीखेंगे। सबसे पहली बात जो हम सीखने वाले हैं वो है सांस्कृतिक बदलाव क्या थे। इन बदलावों को हम किन नामों से जानते हैं, आखिर पुनर्जागरण के क्या कारण थे और इसकी शुरुआत इटली से होने के क्या कारण थे। जैसा चैप्टर का ही नाम था, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। आखिर वो क्या परिवर्तन था जिसके चलते हमें 11वीं क्लास के पाठ्यक्रम में एक ये टॉपिक देकर हमें पढ़ने को मजबूर किया गया। आप इसे मजबूर कहिए या हमें शिक्षा के रूप में एक कुछ ज्ञान देने का प्रयास किया गया। तो हम देखते क्या है कि हमने जब पिछले चैप्टर में रोमन साम्राज्य को जब पढ़ रहे थे तो व्यापार में गिरावट आई थी। व्यापार में गिरावट आने के चलते रोमन साम्राज्य का पतन हुआ था। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि यूरोप में खास करके जो समुद्र के किनारे के नगर हैं उनमें व्यापार के बढ़ने के चलते नगरों का विकास होता है। ये नगर थे फ्लोरेंस, ये नगर थे इटली, ये नगर वेनिस, ये नगर थे रोम। इसके साथ जो हमारे संस्कृति में सांस्कृतिक परंपराओं में जो बदलाव आता है, हम 3 वर्ग वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि पूरा यूरोप का समाज जो है वो धर्म केंद्रित था, लेकिन अब समाज जो है वो मानव केंद्रित होते जा रहा है। अब जैसे ही मानव केंद्रित समाज होगा, नगरों का विकास होगा, इसका मतलब व्यक्ति की ज़रूरत तो व्यक्ति की ज़रूरत बढ़ेगी और उनके मांग को पूरा करने के लिए व्यापार आगे आएगा, जिसके चलते मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली का विकास होता है। मानव कला के क्षेत्र में भी नए नए परिवर्तन करता है, नई नई सोच, नई नई ऊंचाइयों को ले जा रहा है। अब लोग आलोचना करना प्रारंभ कर दिए। आलोचना से तर्क शक्ति का विकास होता है। व्यक्ति क्या, क्यों और कैसे बिना इसके किसी निष्कर्ष पे पहुंचने को अब तैयार नहीं थे। अर्थात जो मध्यकालीन परंपराएं थी उसमें आमूल चूल परिवर्तन आता है, और जो सबसे बड़ा परिवर्तन है कि व्यक्ति अब तर्क करना जान गया। धर्म के जगह पे मानव केंद्रित समाज का निर्माण हुआ। नए नए नगरों ने व्यापार को बढ़ावा दिया। यही वो बदलाव थे जिन्हें हमें पढ़ने को दिया गया, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। आखिर इन बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं को क्या नाम दिया गया, अब हम आगे की स्लाइड में देख रहे हैं। इन सांस्कृतिक परंपराओं को, इन बदलावों को जो नाम दिया गया उसे हम हिंदी में पुनर्जागरण कहते हैं, प्रबोधन के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में रेनेसां कहते हैं। अब बात आती है कि इसकी शुरुआत कब से मानी जाए। तो आपने रोमन साम्राज्य वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने कुस्तुनतुनिया नामक एक नगर का निर्माण किया था और उसे ही रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी बनाया था। जब इस्लाम का प्रसार होता है, इस्लाम का विस्तार होता है, इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार होता है, तो तुर्की साम्राज्य के लोग कुस्तुनतुनिया को जीतते हैं। कुस्तुनतुनिया का इसे इतिहास में कहा जाता है कि पतन हो गया, और जिस समय से कुस्तुनतुनिया का पतन होता है, अर्थात वहाँ के जो विद्वान वगैरह हैं फिर से यूरोप की ओर आते हैं, उसी को पुनर्जागरण की शुरुआत माना जाता है। तो हमने ये देखा
कि आखिर क्या है और क्यों है, क्या नाम दिया गया और इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है। अब जानते हैं कि आखिर पुनर्जागरण कहते किसे। सबसे पहले दांते को इसका अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, वो अग्रदूत है, पर हमारे विचार में यह आ रहा कि आखिर ये पुनर्जागरण है क्या। अगर इसके अर्थ के अनुसार से लें तो लगता है ना, पुनः जागना, इसका मतलब फिर से जागना। हमने पिछले स्लाइड में देखा तर्क शक्ति का विकास हो रहा है, इसका मतलब बौद्धिक चेतना का उदय होता है। हमने आलोचनात्मक शब्द देखा, इसका मतलब विश्लेषणात्मक क्षमता का उदय होता है। धर्म के आधार जगह पे मानव केंद्रित समाज है, तो हम इसे धार्मिक आडंबर से परे स्वतंत्र तर्क शक्ति का विकास भी कह सकते हैं। अगर कुल मिलाकर इन्हें लेखनी की बात में बोली जाए तो यह व्यापक अर्थ में वह परिघटना थी जिसकी सबसे मुखर अभिव्यक्ति सांस्कृतिक, परंतु सबसे आधारभूत स्वरूप आर्थिक था, जिसने जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। इटली के कुछ नगरों से प्रस्फुटित हुआ, लेकिन धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया और यूरोप में नए जीवन की नई संचार किया और पूरा यूरोप पुष्पित और पल्लवित हुआ, जो आगे जाकर के औद्योगिक क्रांति के रूप में परिलक्षित होता है। आखिर इस पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या थे, आखिर हुआ क्या। हम देखते क्या है कि धर्म केंद्रित समाज की जगह मानव केंद्रित समाज का निर्माण हो रहा है। इसी को हम मानवतावाद कहते हैं। अब मानव अपने कल्याण के लिए, मानव अपने बारे में और मानव के अध्ययन के लिए एक विषय जिसे मानवतावाद कहा गया, उसके अध्ययन को प्राथमिकता दी, अर्थात व्यक्तिवाद पे बल दिया जाना प्रारंभ हो गया। अब व्यक्ति की सफलता उसकी किस्मत पे नहीं थी, किसी ईश्वर के हाथ में नहीं थी। व्यक्ति जान रहा है कि जितना हम मेहनत करेंगे, जितना हम कर्म करेंगे, जो हम कार्य करेंगे, वही हमारी उपलब्धि होगी। समाज में आडंबर का पतन होता है, आडंबर का पतन होता है, अंधविश्वास का अंत होता है, जिसके चलते व्यक्ति जिन चीज़ों को देखता है, जिन चीज़ों को समझता है, नए नए चीज़ों की ओर आकर्षित होता है, तो व्यक्ति के अंदर सहज व सरल सौंदर्य का प्रोत्साहन होता है। हम आगे देखेंगे कि बहुत सारे इस समय के चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसी अपनी कलात्मक कृतियों को लोगों के सामने रखा जो आज भी हमें ऐसा लगता है कि आकर्षित कर रहा है। मोनालिसा, मोनालिसा की तस्वीर आप जानते हैं, उसकी भाव भंगिमा को आज तक लोग नहीं समझ पाए। वो मुस्कुरा रही है, रो रही है, मायूस है या क्या है। और देसी भाषाओं का विकास होता है, क्योंकि लोगों को जानने की इच्छा होती है, हर चीज़ जानना लोग चाह रहा है। अब जब हर चीज़ जानने की इच्छा होगी, समझने की इच्छा होगी, तो हो सकता है कि देसी भाषाओं की अपनी एक कला होगी, देसी भाषाओं का अपना एक तरीका होगा और उसका विकास होता है। अब प्रश्न ये आता है कि इन सांस्कृतिक बदलाव अर्थात पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से ही क्यों। कुछ तो कारण रहा होगा, इटली से ही क्यों। जब हम इटली के मैप को देखते हैं तो देखते हैं कि इसकी जो स्थिति है वो समुद्र के किनारे है। अब समुद्र के किनारे व्यापारिक मार्ग होने के चलते इटली के जो मैक्सिमम शहर हैं वो कहीं ना कहीं, चाहे वो वेनिस हो, चाहे वो बोलीविया हो, चाहे वो फ्लोरेंस हो, सभी कहीं ना कहीं समुद्र के किनारे हैं। अब समुद्र के किनारे होने के चलते व्यापार के मौके थे। और जब से क्या कहा जाता है, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ और ख़ास करके तुर्की लोग जो यूरोप की ओर व्यापार के लिए आए, तो उनका बसाव, उनका बसेरा यहीं पे होता था। जब वो रुके तो जिसके चलते व्यापार कहीं ना कहीं इस इन इलाकों को भी प्रोत्साहित किया। जब व्यापार हुआ, लोगों के पास पैसा है, लोग समृद्ध हुए और ज़्यादा पैसे कमाने लगे, जिसके चलते वहाँ नए नए नगरों का विकास हुआ। और सबसे बड़ी बात थी, यहाँ के नगरों में कोई सामंती शासक नहीं था। ये नव समृद्ध जो व्यापारी थे वही यहाँ के शासक थे। और उनमें जो सबसे बड़ी बात थी, वे कला के संरक्षक थे। वे ज्ञान को
संरक्षण देते थे, वो विज्ञान को संरक्षण देते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कहीं ना कहीं इटली प्राचीन रोमन संस्कृति को अपने पास पहले से भी संजो के रखा था। इन जो नए विद्वानों ने उन संजोए हुए चीज़ों को लोगों के सामने रखा, जिसके कारण इटली को सबसे अधिक मौका मिला अपने अंदर तर्क शक्ति का विकास करने का, अपने अंदर मानवता का विकास करने का। इसी कारण हम देखते हैं कि जो विश्वविद्यालय है जहाँ महानवतावाद की पढ़ाई की जाती है, वो सबसे पहले इटली में ही होती है, क्योंकि विद्वानों को यहाँ संरक्षण मिला और विद्वानों ने प्राचीन कलाकृतियों को, प्राचीन संजोई हुई चीज़ों को लोगों के सामने नए अंदाज में रखा, जिससे लोगों को समझ में आए। तो हम देखें कि यही वो कारण थे जिनके चलते इटली सबसे पहले पुनर्जागरण को महसूस करता है, प्रबोधन को महसूस करता है, और इटली के रास्ते यह पूरे यूरोप में फैल जाता है। अब हम इस बात को अब मान सकते हैं कि आज हम बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं का अर्थ, पुनर्जागरण के मायने और इटली से पुनर्जागरण की शुरुआत के क्या कारण थे समझ गए होंगे। मैं अपनी वाणी को, आज के क्लास को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।